Yasumi, oh Yasumi, close your eyes and you'll leave this dream. तो वेलकम गैंग, मैं हूं देसी ओटाकू एंड ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन होने वाली है ऑफ द मांगा गुड नाइट पुनपुन। तो इस मांगा के ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एंड अगर तुमने इस वीडियो से पहले उसे नहीं देखा तो पहले वो देख लो। और अभी मैं अपनी पिछली वीडियो में क्या हुआ था उसको एक छोटी सी ब्रीफ रिकैप देने वाला हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियो देख लिया था एंड रिकैप वाला पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन यूज़ द टाइम स्टैम्प बिलो। और रिकैप स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मेरे को पता है तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन्स डाल लो एंड एंजॉय करो ये अमेजिंग वीडियो। तो अब तक हम लोगों ने स्टोरी में देखा था कि पुनपुन और उसके फ्रेंड्स उस अबांडन बिल्डिंग में जाकर एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि उन्हें एक सीढ़ी गिरी हुई मिलती है जिसमें एक बंदा उन्हें बताता है कि उसने वहां अबांडन मिसो फैक्ट्री में 3 बॉडीज़ को छुपाया हुआ है और अगर वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं तो वहां पर उनके लिए थोड़ा कैश भी छोड़ा गया है। जिसकी लालच पे पुनपुन और उसके फ्रेंड्स उस मिसो फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं जहां उनके साथ आइको भी होती है। और तभी वहां पर एक डार्क शैडो में कोई ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उन्हें, जिससे डर कर पुनपुन और उनके फ्रेंड्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आइको और पुनपुन वहीं पर फंसे हुए होते हैं। लेकिन तभी चीज़ें और गड़बड़ हो जाती हैं एंड उस बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन सही टाइम पर बारिश होने की वजह से वो सभी के सभी सही सलामत एक ब्यूटीफुल सी सीनरी को एंजॉय करते हुए वापस घर आ जाते हैं। अब आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है एंड न्यूज़ चल रहा होता है जहां रिपोर्टर बोल रहा होता है कि उस बंदे ने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया है। जहां वो पुलिस के सामने कन्फेस कर देता है सब कुछ कि उसने अपनी फैमिली का मर्डर किया है एंड उनके बॉडीज़ को मिसो फैक्ट्री में छुपाया हुआ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें पुनपुन की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ वो एक नर्स के साथ खुले हवा में सांसें ले रही होती है। एंड वो नर्स तभी बोलती है कि कल तो आप डिस्चार्ज होने वाली हो, आपका बेटा तो काफ़ी खुश होगा। जिसके रिप्लाई में उसकी मॉम बोलती है, नहीं मुझे बच्चे नहीं पसंद और मुझे घर भी नहीं जाना है। एंड अब हमें पुनपुन को दिखाया जाता है जो स्कूल जा रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी आइको का वो साथ घूमने वाला प्लान का कुछ करना पड़ेगा वरना आइको उसे मार डालेगी। और जैसे ही पुनपुन स्कूल में घुसता है आइको उसी का वेट कर रही होती है जहाँ वो पुनपुन को देखकर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि आइको ने पुनपुन को एक नोट दिया होता है जिसमें वो पुनपुन को आज 6 बजे टाउन हॉल के पास बुला रही होती है। एंड तभी टीचर क्लास में से हारुमिन को बुलाता है और फिर टीचर बताता है कि हारुमिन का नेक्स्ट टर्म में ट्रांसफ़र होने वाला है एंड वो अब दूसरे स्कूल में पढ़ने वाला था एंड दूसरे सिटी जाने वाला था। और ये सुनकर पुनपुन बहुत ही ज़्यादा स्टन हो जाता है। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है एंड हारुमिन, पुनपुन और कोमासू एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी उन लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं एंड उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि हारुमिन ऑब्वियसली उसका बहुत ही प्यारा दोस्त है एंड वो अब उन्हें छोड़कर जाने वाला होता है। एंड तभी हारुमिन एक मजाकिया तरीके से आता है एंड एज अ मेमोरी ऑफ हिम पुनपुन को अपनी साइकिल 6 स्पीड देता है एंड कोमासू को अपनी प्ले स्टेशन दे देता है। एंड इसी के साथ वो एक बहुत ही हर्ट फेल्ट गुड बाय करते हैं एक दूसरे को। एंड अब हमें पुनपुन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी रीज़न की वजह से पुनपुन बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा होता है और ये उसे आइको के प्रॉमिस की वजह से फील नहीं हो रहा होता। एंड वो पुनपुन यही चीज़ें सोच रहा होता है कि कागोशिमा कितनी दूर है और वो लोग तो बस एक बच्चे हैं एंड उसे मरना क्यों पड़ेगा एक प्रॉमिस तोड़ने की वजह से। एंड वो ये सोचता है कि आइको तो बस एक इडियट है और ये सब सोचकर उसकी हंसी छूट जाती है जहाँ उसे वही आइको की प्रॉमिस याद आती है। लेकिन पुनपुन सोच रहा होता है कि चाहे आइको उसे जैसे भी मारे बस ज़्यादा दर्द ना हो। पुनपुन को लग रहा होता है कि उसका दिल तो बस फट ही जाएगा और वो सोच रहा होता है कि 6 स्पीड की हेल्प से शायद वो दोनों कागोशिमा किसी तरफ पहुंच भी जाए। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें वापस से उस नर्स को दिखाया जाता है जो पुनपुन की मॉम को ढूंढ रही होती है लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रही होती। लेकिन तभी अंकल यूइची को दिखाया जाता है जिनको एक कॉल आता है और पुनपुन बाहर आइको से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसी वक्त उसके अंकल बहुत ही तेज़ी में भागते हुए आते हैं। एंड तभी उसके अंकल बताते हैं पुनपुन को कि उसकी मॉम हॉस्पिटल के फायर एस्केप से गिर गई है एंड उनकी सिचुएशन वापस से बुरी हो चुकी है। एंड अब पुनपुन को ज़बरदस्ती आइको का प्रॉमिस तोड़ना पड़ता है
एंड अपने अंकल के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। बट कहीं ना कहीं पुनपुन इस बात से खुश हो रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कागोशिमा जाने से ही वो डर रहा होता है। एंड आइको के साथ अकेले ऑब्वियसली, और वो लोग एक बच्चे हैं तो इतना दूर आने का वो लोग को सोच के भी फट रहा होता है। एंड अब पुनपुन बस ये सोच रहा होता है कि कितना अच्छा होगा अगर आइको भी डर जाए और उससे मिलने ही ना आए। और पुनपुन यही सोचने लगता है कि ये सोचते सोचते वो खुद को कंफर्ट करा रहा होता है। वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है कि आइको अपनी बिस्तर में छिप कर डर के मारे काँप रही है। एंड यही सब सोच सोच कर पुनपुन अपने आप को चीयर कर रहा होता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि आइको के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि वो सच्ची में पुनपुन का वहाँ टाउन हॉल के पास वेट कर रही होती है। एंड अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंकल यूइची उसकी मॉम से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो एक बहुत ही लेम सा एक्सक्यूज़ देती है कि उनका पैर स्लिप कर गया। एंड हमें भी पता है कि ये उसकी मॉम ने इंटेंशनली करा था ताकि उन्हें घर ना जाना पड़े। एंड अब सीन शिफ्ट होता है एंड अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम अब घर वापस आ गई होती है, लेकिन पुनपुन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। एंड वो बस आइको के बारे में ही सोच रहा होता है कि कहीं वो अच्छे से घर पहुंच तो नहीं गई या फिर वो कहीं अकेले तो कागोशिमा नहीं चली गई। और ये सब की वजह से पुनपुन बस इतना ज़्यादा सैड हो जाता है कि वो चाहता था कि वो बस मर जाए। और इसी तरह समर वेकेशन ख़त्म हो जाता है और नया टर्म स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सब बच्चे एज यूजुअल अपने स्कूल जाते हैं, जहाँ आइको भी एज यूजुअल वापस स्कूल आती है, मगर वो पुनपुन की तरफ देख भी नहीं रही होती। एंड तभी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट पढ़ने आता है एंड इसके बारे में कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया जाता। एंड अब हमें छुट्टी के बाद पुनपुन को दिखाया जाता है जो आइको का ही वेट कर रहा होता है। एंड वो आइको का पीछा करता है, लेकिन आइको को पता चल जाता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। एंड वो उसे सीधे सीधे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, एंड अगर कोई बात है तो सामने आकर बोलो। एंड पुनपुन के माइंड में बस चल रहा होता है कि वो मरना नहीं चाहता, वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा होता है। लेकिन पुनपुन अब भी आइको से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वो चाहे जितना भी रो ले इस बार, लेकिन वो इस बार एकदम अकेला था। एंड तभी वो सोचता है कि शायद वो ये प्रेयर बोलेगा तो गॉड उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन और पुनपुन ऐसे ही रोते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी रोड पर उसे अपने डैड मिल जाता है। एंड डैड को देखते ही पुनपुन बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला जाता है एंड एक्साइटेड भी होता है काइंड ऑफ। एंड वो थोड़ा टाइम बिताने लगता है अपने डैड के साथ, जहाँ उसके डैड उससे पूछते हैं कि आखिर तुम रो क्यों रहे थे। लेकिन पुनपुन प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो गेस तो कर ही लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड वो उसे पूछते हैं कि कहीं तुम्हारे स्वीट हार्ट ने तुम्हें डंप तो नहीं कर दिया। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। एंड ये सुनकर पुनपुन एकदम से मेल्ट हो जाता है, जहाँ उसके डैड बोलते हैं कि लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती ना, है ना। उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हें लास्ट 2 मंथ पहले देखा था, लेकिन अब तुम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। एंड तभी उनके बगल से एक गर्ल्स की ग्रुप पास हो रही होती है और उसके डैड भूल जाते हैं कि वो उसे क्या कहने वाले थे। पुनपुन के डैड इस बार ही पिछली बार से ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं, लेकिन पुनपुन अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। एंड तभी उसके डैड उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हक देते हुए बोलते हैं, थैंक यू बेटा, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप इतना खुश हुआ ना आज, इतना आज तक नहीं हुआ था। लेकिन तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि अब शायद वो उससे मिलने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके डैड को अमेरिका जाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें नासा में एज अ टेस्ट पायलट को जॉब मिला होता है। एंड तभी उसके डैड एक इमोशनल मोमेंट को शिफ्ट करते हुए बोलते हैं, अब जाओ वरना तुम्हारी मम्मी मुझे मार के वापस जेल भिजवा देगी। एंड तभी पुनपुन अपने डैड से पूछता है कि क्या मैं आपसे फिर मिल पाऊँगा, जिसके रिप्लाई में उसके डैड बोलते हैं, तुम मुझसे जब चाहे तब देख सकते हो पुनपुन। लेकिन पुनपुन भी ये जानता था कि ये कितना बड़ा झूठ है। एंड इतनी हर्टफेल्ट कन्वर्सेशन के बाद पुनपुन वापस से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके डैड पीछे से ज़ोर से आवाज़ लगाकर बोलते हैं कि वो कुछ बताना भूल गए हैं। एंड जिसके बाद वो 3 बहुत ही प्यारे से शब्द बोलते हैं अपने बेटे को, जिसके बाद पुनपुन वापस से घर आता है और अपने डैड के दिए हुए गिफ्ट यानी वो टेलीस्कोप की हेल्प से अपने प्लैनेट पुनपुन को देखने की कोशिश करता है। लेकिन प्लैनेट पुनपुन कहीं चली गई होती है, वो उसे मिल नहीं रही होती। एंड धीरे धीरे वो गिल्ट वाली फीलिंग उसे अंदर से खा रही होती है। वो परेशान हो चुका होता है बच्चे की तरह ट्रीट होते होते, एंड इसलिए वो रोते रोते अपनी साइकिल को फुल स्पीड में भगाने लगता है। एंड तभी वो साइकिल से गिर जाता है
एंड उसे बहुत ही बुरी चोट लग जाती है। एंड वो उस चोट में फैसला करता है कि वो आज के बाद एक ग्रोन अप मैन बनेगा। एंड अब पुनपुन के अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है। वो कहीं भी जा सकता था, वो कुछ भी कर सकता था, और वो इसी तरह पहली बार अपनी स्कूल जाता है, वो भी स्कूल आवर्स के बाद में, फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो शांति से उस समय पूरी स्कूल में देखता है, जहाँ पूरा स्कूल ऐसे शांत होता है मानो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। और वो इसी तरह ज़मीन पर लेट जाता है अपनी आइज़ को क्लोज करके, एंड सोचने लगता है कि वो वाटर की तरह एवोपरेट हो रहा है, एंड वो कहीं पर उड़कर जा रहा है, और वो वहाँ उड़ के जा रहा है जहाँ भी वो चाहता है। और यही था जो पुनपुन सोच रहा होता है। और फिर पुनपुन अपने मेंटल ब्रेकडाउन को सही करने के बाद वापस घर पहुंचता है, जहां उसके अंकल उसे ढूंढने गए होते हैं, एंड उसकी मॉम उसकी बहुत ही बुरी तरह चिंता कर रही होती है। एंड उसे वापस आने के बाद पुनपुन की मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती है। उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ को उठाती है, लेकिन तभी ये मोमेंट एक बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट में चेंज हो जाता है, जहाँ उसकी मॉम रोने लगती है एंड बोलती है, आज के बाद मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाना पुनपुन। और पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते, जहाँ तभी उसकी मॉम उसे सोने के लिए बोलती है, गुड नाइट पुनपुन। एंड अब हमें एक बहुत ही मेजर टाइम स्किप देखने को मिलता है, वो भी 2 सालों का। एंड अब हमें अंकल यूइची को दिखाया जाता है, जो कहीं जा रहे होते हैं, एंड वो एक कैफ़े के अंदर घुसते हैं, जहाँ उनका वेट कर रहा होता है उनका एक बहुत ही प्यारा फ्रेंड, जहाँ वो मिल करके कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बातों बातों में उसके अंकल बताते हैं कि कैसे पुनपुन की मॉम एक पार्ट टाइम जॉब कर रही है अब, और अब वो एक न्यू टाउन में शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ वो सबको ये झूठ फैला रही है कि उसने एक अपार्टमेंट खरीद लिया है। और इसमें उसके अंकल बताते हैं कि अब पुनपुन ने एक आफ्टर स्कूल क्लब वाली चीज़ को ज्वाइन कर लिया है। एंड अब कैफ़े की वेटर तभी उनकी ऑर्डर्स लेकर आती है, एंड उससे गलती से ऑर्डर्स टेबल पर ही गिर जाता है, एंड तभी हमें उसकी फेस को दिखाया जाता है, जिसे देखकर अंकल यूइची पहचान जाते हैं। एंड इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है, एंड हमें एक मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुनपुन अब एक मिडिल स्कूलर बन चुका होता है, एंड और पुनपुन एक बैडमिंटन क्लब को ज्वाइन कर चुका होता है, क्योंकि कोमासू ने कहा था कि ये बहुत ही मज़ेदार होएगी। और हमें दिखाया जाता है कि पुनपुन को जो कोर्ट में घुस रहा होता है, एंड तभी वो अपने सामने देखता है आइको, और वो आइको को 2 सालों के बाद पहली बार देख रहा होता है। आइको उसकी तरफ देखकर वेव करती है, एंड पुनपुन घबरा सा जाता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो उसके पीछे एक लड़के को वेव कर रही होती है उसके बजाय, एंड पुनपुन स्टन हो जाता है। ऑब्वियसली तुम इस सिचुएशन में होगे तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। एंड पुनपुन ने इन 2 सालों में कभी भी आइको से बात नहीं किया होता है, और ना ही उनकी आंखें तक मिली होती हैं, जहाँ आइको उसी लड़के के साथ जा रही होती है, एंड पुनपुन उसका पीछा कर रहा होता है। और इतने सालों के कोई इंटरेक्शन ना होने के बाद वो अभी भी आइको से प्यार करता था, और ये देखना उसके लिए हेल के समान था। हमें शिमिज़ू को दिखाया जाता है, जो काफ़ी खुश होकर स्कूल जा रहा होता है, जहाँ सेकी स्कूल में उसे देख लेता है एंड उसके पास जाता है, एंड तभी वो देखता है कि शिमिज़ू किसी बॉयज़ को पैसे दे रहा है, एंड उसे लगता है कि वो लड़के उसे बुली कर रहे हैं, एंड इसलिए वो स्कूल के बाद उन्हें कन्फ्रंट करता है, जहाँ वो लोग बोलते हैं कि शिमिज़ू ने उसे पैसे उनकी मर्जी से ही दिया है, जो बिल्कुल ही झूठ होता है। एंड तभी सेकी उस बंदे को एक जोड़ के जड़ देता है, और तभी शिमिज़ू उसे पकड़कर रोकने लगता है। एंड तभी एक बंदा अपनी सिगार को जलाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डर जाऊँगा? और उस फ्लेम को देखकर सेकी को उसी ब्लास्ट की याद आ जाती है, इसलिए वो आग से अब बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड सा होता है।
एंड वो लड़का यही चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे बुली करने लगता है और उस फ्लेम की हेल्प से उसे डराने लगता है, जहाँ उसे डरा डरा कर वो उसे पीट देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिमिज़ू और सेकी एक साथ घर वॉक कर रहे होते हैं। एंड तभी सेकी उससे पूछता है कि जब तुम ग्रेड स्कूल में थे तुम बोलते थे कि तुम गॉड को देख सकते हो, तो क्या वो तुम्हें अभी भी दिखते हैं? जहाँ हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि वो उसे अभी भी देख पा रहा होता है, लेकिन वो उसे झूठ बोलकर मना कर देता है। एंड तभी सेकी बोलता है, मैंने फिगर कर लिया है, अगर भगवान सही में होते ना तो ये दुनिया ऐसी नहीं होती, इसलिए लोगों को खुद पर भरोसा करना चाहिए, और अगर तुम मुझ पर बिलीव करते हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। और इसी के साथ एक बहुत ही हर्टफुल सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शिमिज़ू और सेकी के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन को देखते हैं। और अब हमें पुनपुन को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ एक मिडिल स्कूल का लड़का जिसका नाम पुनपुन होता है, वो समझता था जो सॉफ्ट हार्टों की आइको है वही उसकी किस्मत है, लेकिन वो यंग लड़का जो उसका इंतज़ार कर रहा था पिछले 2 सालों से, अब उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। ये तो नर्क है। पुनपुन डिसाइड करता है कि वो भूल जाएगा बिल्कुल जो उसने देखा था, लेकिन ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। अगर आइको खुश है बस यही मैटर करता है उसके लिए। पुनपुन ऐसा डिसाइड कर लेता है एंड उसे भूलने का बहुत ट्राई करता है, जो कि इम्पॉसिबल था, और वो खुद को पॉजिटिव सोचकर खुद को खुश करने का ट्राई कर रहा होता है। एंड तभी वो सोच रहा होता है कि अब तक तो उन लोगों ने किस भी कर लिया होगा, एंड हो सकता है उन लोगों ने सेक्स भी कर लिया हो। वो खुद को कूल रखने की कोशिश कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द एंड रियलाइजेशन हिट्स हार्ड। और तभी पुनपुन के लिए एक लेटर आई होती है, जो हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने ही एक फॉल्स आइडेंटिटी से भेजी हुई होती है, जहाँ वो बात कर रहे होते हैं कि वो अब अमेरिका से वापस आ चुके हैं और एक वाटर डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे होते हैं। अब हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग गॉसिप कर रहे होते हैं, जहाँ सारी लड़कियाँ उससे लड़के यागुची के बारे में बातें कर रहे होते हैं, वो कितना हैंडसम है एंड उसके पास काफ़ी बड़ा बिगली वो है। बिगली वो क्या क्या करना पड़ता है यार। और वही उनके गॉसिप सुनकर पुनपुन को मिर्ची लग जाती है, जहाँ तभी वो बातें कर रहे होते हैं एंड आइको की बुराई करने लगते हैं कि उसकी माँ कैसे मैजिकल वाटर बेचने की कोशिश कर रही थी उन्हें, और कैसे आइको बहुत ही ज़्यादा घटिया है। एंड ये सब सुनकर पुनपुन की जल रही होती है यार। एंड तभी वो लोग पुनपुन से पूछने वाले होते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पुनपुन ऑलरेडी निकल चुका था। वो किसी के आसपास भी नहीं रहना चाह रहा होता है, जहाँ वो एक सीढ़ी पे अकेले बैठ जाता है, जहाँ पुनपुन खुद से कहता है कि आइको घटिया नहीं है। पुनपुन बुरी तरह से एक डार्क मिस्ट में फंसा हुआ होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसकी आइको की यादें जो 2 साल पहले की थी वो धीरे धीरे करके अब फेड होने लगी थी, और वो इसी तरह रोने लगता है। एंड वो रोते रोते बोलता है कि आइको, मुझे तुम्हें वापस से किस करना है, मुझे तुम्हारे सॉफ्ट फॉर्म हैंड्स को वापस से होल्ड करना है, मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे तुम्हारी पैंटीज देखनी है। सॉरी अरे ये सैड मोमेंट है सॉरी। वो इसी तरह ब्रेक डाउन हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर यागुची आ जाता है, जो पुनपुन को देख लेता है एंड उससे पूछता है कि तुम आज प्रैक्टिस के लिए नहीं आए। और तभी उसके मन में बस चल रहा होता है इसे मार डालो, और वो ये इमेजिन भी करने लगता है। जहाँ पुनपुन और यागुची साथ में वॉक करते हैं, लेकिन उसके मन में वही बात चल रही होती है कि इसे मार डालो यार, इसका विली वोंका बड़ा है, यही सब सोच रहा होता है। लिटरल वो देख लो तुम मैंगा पैनल। एंड हाँ, जहाँ तभी यागुची बातों बातों में पुनपुन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई पसंद है पुनपुन, और तभी वो बताता है कि उसने रिसेंटली एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, और वो ये भी नहीं जानता कि उसे बात कैसे करना है, और बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। वो उसके हैंड्स तक होल्ड नहीं किया है, और शायद इसलिए वो कोमात्सु को भी ना हरा पाए। जहाँ तभी चलते चलते उसका स्टॉप आ जाता है एंड वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो पुनपुन को रोक कर पूछता है कि क्या मैं पागल हूँ, क्योंकि आइको को खुश करना ही मुझे खुश करता है। लेकिन वो बिना जवाब के लिए से पूछे हुए बाय बाय करके चला जाता है। और अब चाहे पुनपुन आइको को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वो यागुची को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। वो ये चाहता था कि यागुची को भी अपनी हैप्पीनेस मिले, लेकिन वो इस बात से दुखी भी था कि उसका प्यार फिर कौन वेलकम करेगा। और वो अब जानता भी नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ भी नहीं पता होता।
एंड तब हमें यागुची को दिखाया जाता है जो कोमासु के साथ एक बैडमिंटन मैच खेल रहा होता है। एंड इसलिए कोमासु बोलता है कि क्या तुम सही में खेलोगे इस बार? और वो एक स्माइल करता है और बोलता है सॉरी मुझे टॉयलेट आई है इसलिए ब्रेक चाहिए। और लोग वहीं पे बातें कर रहे होते हैं कैसे यागुची अब धीरे धीरे बुरा होता जा रहा है, जहाँ कैसे वो सिटी में बेस्ट था लेकिन कोमासु के सामने वो कुछ भी नहीं। और अब लोग डाउट करने लगते हैं कि कैसे वो नॉर्दर्न प्रीफेक्चर टूर्नामेंट को जीतेगा, क्योंकि अगर वो फाइनल तक पहुंच भी जाता है तो उसे कोमासु के साथ फाइनल में फाइट करना होता है। और तभी हम पुनपुन को भी देखते हैं जो भागता भागता आ रहा होता है। हमें यागुची को दिखाया जाता है जिसके पैर में कुछ चोट आई हुई होती है एंड पुनपुन ये देख लेता है, लेकिन यागुची उसे ये बात किसी को नहीं बताने बोलता है। एंड तभी हमें थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पुनपुन देखता है यागुची और आइको को, जहाँ आइको काइंड ऑफ रो रही होती है एंड वो रोते रोते वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड आइको की नज़र पुनपुन से मिल जाती है, लेकिन आइको उसे देख करके भी इग्नोर करके चली जाती है। और वो एक सेकंड में बहुत सी चीज़ें ओवरथिंक कर लेता है। वो ये सोचने लगता है कि शायद आइको उसे अब पसंद नहीं करती। पुनपुन का चेस्ट बस अब एक्सप्लोड करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यागुची अपने टीयर्स वाइप करता है, जहाँ वो पुनपुन को देख लेता है और उसके पास आकर पूछता है वॉक के लिए। एंड वो लोग साथ में जा रहे होते हैं और तभी यागुची बताता है कि उसका पैर अब काफ़ी बुरी हालत में है और डॉक्टर्स ने कहा है स्पोर्ट्स ना खेलने को, लेकिन मेरा टूर्नामेंट है वो भी नेक्स्ट वीक। और तभी वो एक जगह बैठ जाता है जहाँ वो लोग थोड़ी बातें करने लगते हैं, जहाँ वो पुनपुन को बोलता है कि तुम्हें याद है उस लड़की के बारे में जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? मुझे नहीं पता, हमने एक बार हैंड्स होल्ड करने की ट्राई करी थी लेकिन उसने मुझे उसके बाद आज तक खुद को टच करने नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? वैसे उसने ही मुझे रिलेशनशिप के लिए पूछा था। तुम्हें पता है मैं उससे तुम्हारे बारे में बताया आज, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है हमारी टीम में इस टाइप से, लेकिन उसका चेहरा अचानक से एकदम, मैंने उससे पूछा क्या गड़बड़ है लेकिन वो रोने लगी। तो क्या तुम्हारा और आइको का कुछ, शायद तुम ही हो जिससे आइको सही में सच्ची में प्यार करती है। जहाँ पुनपुन ये सारी बातें चुपचाप से सुन रहा होता है और फिर यागुची फिर से बोलता है तुम्हें पता है आइको स्कूल से सीधे घर जाती है और मैंने सुना है कि वो अपने बूढ़े डैड का ख्याल रखती है। एंड इसलिए मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मैं जल्दी से जॉब ले सकूं ताकि मैं उसकी इन चीज़ों में हेल्प कर सकूं। और इसके लिए मैंने बैडमिंटन छोड़ने के लिए भी सोच लिया था। आजकल वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है और मुझको लगा कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। और पुनपुन के मुंह से कुछ निकल जाता है कि वो अभी भी आइको से प्यार करता था। और तभी यागुची बोलता है पुनपुन मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम कैसा फील करते हो। तो पुनपुन एक बहुत ही फेंट सी फुसफुसाहट में बोलता है मुझे नहीं पता आइको कैसा फील करती है, मगर मैं उससे प्यार करता हूँ। और तभी यागुची अचानक से एकदम खड़ा हो जाता है और बोलता है ओह यार, पूरा शरीर अकड़ गया। और फिर वो बोलता है मैं नहीं कर सकता यार इन दोनों के बीच में चूज़, अगर मुझे दोनों नहीं मिल सकता तो मुझे एक भी नहीं चाहिए। पुनपुन अगर मैं ये टूर्नामेंट अगले वीक नहीं जीत पाता तो तुम आइको को सब कुछ बता दोगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आइको मेरी है हमेशा के लिए। और ये बोलकर यागुची वहां से चला जाता है। हमें अंकल यूइची को दिखाया जाता है जो स्कूटी से कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से कैफ़े आए होते हैं जहाँ उनका वो फ्रेंड भी होता है। एंड तभी वो वेटर वाली लड़की भी उसके सामने आती है जो उनसे फिर से उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है। एंड तभी अंकल बोलते हैं मैंने तो आइस्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था एंड ये तो कुछ और है। और तभी वो लड़की उस कप को हटाती है एंड उस टिश्यू पर लिखा होता है वहाँ, जहाँ बेसिकली वो उसे डेट के लिए पूछ रही होती है। एंड ये देखकर वो एकदम से शौक सा हो जाता है, लेकिन यूइची उसे मना कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक फुटपाथ पे जाकर बैठ गया है जहाँ वो शिकार कर रहा होता है। एंड तभी वो खुद को इडियट कह रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अंकल अपना माइंड चेंज कर लेते हैं एंड उसके साथ डेट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अपनी ही डेट में वो लेट होती है जिसके लिए वो अपोलोजाइज़ करती है। एंड जहाँ वो बताती है कि उसने एक बहुत ही अच्छी जगह पे रिजर्वेशन किया होता है
लेकिन वो रात की जगह अगले दिन का रात का रिजर्वेशन कर ली होती है। और ये सब के लिए वो सॉरी बोलती है, जहाँ अंकल ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम कैरियोके कर लेते हैं। जिसके बाद अब हमें उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम मिदोरी ओकुमा होता है, जो 25 साल की होती है एंड अपने पेरेंट्स के साथ रह रही होती है। और ये और कोई नहीं बल्कि वही नर्स होती है जो एक समय पे पुनपुन की मॉम की केयर कर रही होती है, जहाँ कैरियोके में वो सिंग कर रही होती है और यूइची बस बैठकर उसे घूर रहा होता है। जहाँ हमें और बताया जाता है कैसे वो बहुत ही ज़्यादा क्लमजी है और बहुत ही ज़्यादा काइंड और हेल्पफुल नेचर की है। वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रफ होने की वजह से उसने अपनी मेडिकल जॉब को छोड़ दिया होता है और वो अपनी ड्रीम जॉब कर रही होती है, जो कि होता है कैफ़े में काम करना। और तभी मिदोरी यूइची को देखकर स्माइल करती है एंड यूइची यही सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, वो उसे डेट क्यों कर रही है। जहाँ कैरियोके के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ यूइची बहुत ही जल्दी से उसे छोड़कर भाग जाता है क्योंकि वो बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है। और अब हमें किसी और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूइची वापस से उसे मिलने आया होता है कैफ़े में, जहाँ वो सीधे उसे पूछता है कि वो उसे क्यों डेट करना चाह रही है। तो वो बोलती है कि उसे लगा कि तुम बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, तुम अपने स्टेप सिस्टर की इतनी केयर भी करते हो। जहाँ वो उसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक बहुत ही सेल्फिश आदमी हूँ और मैं किसी की केयर नहीं करता, तुम मुझे एक अच्छा इंसान कैसे कह सकती हो। जहाँ वो उसे ये भी बताता है कि पता नहीं क्यों वो बोल रहा होता है कि कल कैरियोके के बाद उसने 5 सालों में पहली बार मास्टरबेट करा है। मतलब ऐसी बात कौन बताता है यार, वो भी। खैर स्टोरी पे आता है तो मिदोरी उस पर गुस्सा हो जाती है, जहाँ वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें हेट करूं? तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आने चाहती हूँ तुम मुझे दूर पुश करने लगते हो, क्यों यूइची? और वो बोलता है तुम बहुत यंग हो और मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। जहाँ वो बोलती है कि मैं तो पहले से ही हूँ। जहाँ वो उसे पूछती है क्या हुआ यूइची, क्या बात है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? और ये सुनते ही वो जाने लगता है, लेकिन फिर वो उसे फोर्स करने लग जाती है, जिसकी वजह से यूइची को बताना पड़ जाता है। जहाँ वो बोलता है कि तुम बस पहली पर्सन हो जिससे मैं ये बता रहा हूँ। अब से ठीक 5 साल पहले, 5 साल हो गए, मैं खुद के अपार्टमेंट में रहता था और मेरे पे आर्ट की डिग्री थी, वो भी मास्टर्स की। और तभी मुझे अपने एक प्रोफेसर की हेल्प से एक जॉब मिला था, जहाँ मुझे एक हाउसवाइफ की कम्युनिटी ग्रुप को पॉटरी सिखाना था। और मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था लेडीज़ के बीच पे, और लेडीज़ उस पर ट्राई मारते रहती थी, जिसमें स्पेशली मिसेस यागी। और उस समय वो एक लड़की को डेट कर रहा होता है अपनी ही यूनिवर्सिटी की, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और ऑफिस में वर्क किया करती थी। उसे ड्रिंक करना और लोगों की इंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और वो लड़की यूइची के ही अपार्टमेंट में रह रही होती है। और मिसेस यागी उसके लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पागल होती है। वो उसे गिफ्ट्स कर भेजती थी, उसे कॉल करती थी लगातार, लेकिन वो हमेशा उससे मना कर देता था। एक दिन वही औरत अपनी बेटी को उसके पास लेकर आती है, जहाँ वो उस लड़की को वहाँ पोट्री सिखाने के लिए छोड़ के चल जाती है। जहाँ वो लड़की यूइची को बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने खुद के फ़ायदे के लिए, ताकि वो उसके साथ क्लोज आ सके, उसे ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया है। और वो इसलिए उससे माफ़ी मांगती है, जहाँ वो ये बताती है कि कैसे उसकी माँ ने हमेशा उसे बंद कर रखा था, हमेशा हाउस अरेस्ट में। जिसके बाद धीरे धीरे दिन बीते और यूइची को धीरे धीरे वो लड़की से काफ़ी ज़्यादा लगाव होने लगा, वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। और जब भी वो उसे सिखा रहा होता है वो बिना किसी रीज़न एरेक्ट होता है, और जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं उसका इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। और फिर एक दिन वो लड़की यूइची से पूछती है क्या तुम्हें गॉड में बिलीव है? और ये सुनकर यूइची थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जहाँ वो बोलता है कि नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तभी वो अपने हैंड्स को ज्वाइन करके प्रे करने लगती है, जहाँ वो वही वाला प्रेयर बोलती है, डियर गॉड टिंकल होए। एंड अब चीज़ें डेंस हो रही है, एंड अब क्लियर हो रही है ना कि कैसे अंकल यूइची को ये प्रेयर के बारे में पता था जो उन्होंने पुनपुन को बताया था। एंड फिर प्रे करने के बाद वो यूइची की तरफ देखकर बोलती है, वो ये प्रेयर यूज़ करती है बचपन से
जब भी वो अकेली या फिर पेन में होती है, लेकिन ना कभी भी उसने गॉड को नहीं देखा है, ना ही उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है इससे। वो बताती है कि कैसे वो डिस्गस्ट फील करती है कि वो एक ऐसे चीज़ पे भरोसा करती है जो पता नहीं रियल भी है या नहीं। लेकिन तभी वो बताती है कि कैसे आज पहली बार उसे लगता है कि गॉड शायद रियल में है। और ये बोलकर वो यूइची को डेट के लिए पूछती है, जिसके बाद वो लोग एक डेट पर जाते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। जहाँ वो लोग ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी यूइची उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम भी एक दिन हैप्पी होगी और अपनी हैप्पीनेस से मिलोगी, और चलो मिलकर अपनी लाइफ गोल्स पर फोकस करें और साथ में सक्सेसफुल होए, एंड इन बुलिंग की वजह से खुद को कभी डाउन नहीं करेंगे हम। और तभी वो लड़की बोलती है, मैं बुली नहीं हो रही हूँ। मेरी क्लास का एक लड़का था जिसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसके बाद हम 6 मंथ्स में अबॉर्शन करा लेते हैं, और मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे पीठ पीछे क्या कहते थे। मगर मेरी मॉम, वो ऐसा फिर ना हो इसलिए वो मुझे हमेशा घर में बांध कर रखने लगी, वो भी पोस्ट से। और अब शायद मैं अपनी सारी ज़िंदगी उस छोटे पुराने घर में ही बिताऊंगी। और इनफैक्ट मैंने आज यहाँ आने के लिए भी अपने मॉम को धक्का मारा था एंड भाग कर आई हूँ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं अब घर वापस जाऊँगी तो मेरे साथ क्या करेगी वो। हो सकता है मैं मर जाऊँ, इसलिए मेरी मदद करो यूइची। और ये बोलकर वो अपने नीज़ पर गिर जाती है रोते हुए। जहाँ मिदोरी पूछती है फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो यूइची बोलता है फिर बारिश होने लगी। और हम देखते हैं कि यूइची उसे अपने घर लेकर आया होता है क्योंकि वो पास में होता है। वो उसके लिए गरम गरम कॉफ़ी लेकर आता है जहाँ उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। एंड तभी अचानक से पावर चली जाती है, एंड जैसे ही पावर कट होता है वो लड़की उसके ऊपर कूद सी जाती है और उसे किस करने लगती है, वो भी फोर्सफुली, जो यूइची के साथ मेकआउट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी यूइची उसे रोकता है और बोलता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ और ये बहुत ही अचानक है। लेकिन तभी वो बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यूइची की गर्लफ्रेंड, जो कि यूनिवर्सिटी वाली होती है, वो भी घर आ चुकी होती है। वो लड़की बोलती है कि मुझे पता है यू आर द ओनली वन फॉर मी, और तुमने कहा था ना कि यू विल फाइंड हैप्पीनेस, क्यों ना हम उसे साथ में ढूंढे। जिस पे वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और तभी वो दरवाजे पे नॉक करती है और बोलती है यूई क्या तुम अंदर हो। और उसके आते ही यूइची उसे अपनी कबर्ड में छुपा लेता है, जहाँ फिर वो यूनिवर्सिटी वाली गर्लफ्रेंड आती है एंड उनके बीच में बातें इमोशनल जाने लगती है धीरे धीरे। और वो लोग बात करते जाते हैं एंड वो लड़की रोने लगती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड फिर यूइची उसका रिप्लाई करता है हाँ मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ। तभी वो लोग मेकआउट करने लगते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एरोटिक सीन हो गया था। एंड जहाँ वो लड़की उसी कबर्ड में हाइड की हुई होती है एंड वो ये सब कुछ देख रही होती है, जहाँ वो लोग बहुत ही इंटेंस मेकआउट करते हैं। एंड मेकआउट के बाद वो सो गई होती है, जहाँ यूइची जाकर फिर कबर्ड खोल देता है एंड उसे बाहर निकालता है, और वो लड़की बिना कुछ बोले चुपचाप से निकल जाती है। जिसके बाद बहुत से दिन हो जाते हैं एंड फिर वो क्लासेस के लिए भी नहीं आ रही होती। एंड यूइची को लगता है कि कहीं उसकी मॉम ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया, इसलिए वो उसके घर मिलने जाता है। जहाँ वो उसके मॉम से पूछता है तो मिसेस यागी बताती है कि वो तो यहाँ से निकल जाती है जब भी स्कूल क्लासेस का टाइम होता है। छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे यूइची। तो वो बोलता है नहीं आई एम सॉरी, वैसे क्या आप अपनी बेटी को बांध कर रखती हैं। लेकिन मिसेस यागी तुरंत से दूसरी बात को बीच में लेकर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक बंदा वहाँ आ जाता है जो एक हैमर लेकर आता है और वो उस लेडी के कस के बजा देता है, जिसके बाद उसका ब्लड सारा यूइची के ग्लासेस पे लग जाता है। एंड ये देखकर यूइची एकदम शॉक्ड सा हो जाता है, लेकिन तुरंत से भागता है हेल्प के लिए। और तभी वो भागते भागते देखता है कि बाहर ही मिसेस यागी की डॉटर होती है जो कि किताब पढ़ रही होती है। एंड उसे देखते ही यूई रुक जाता है एंड वो लड़की यूई को देखते ही एक वाइड सी स्माइल देते हुए बोलती है क्या हुआ, मेरी माँ मर गई क्या, इतना सारा खून, लगता है काम हो गया। और तभी यूई उससे पूछता है क्या ये तुमने करवाया था। तो वो बोलती है वेल याशुनो ने मुझे बोला था कि वो मेरे लिए कुछ भी करेगा, उसने कहा था उसे लव एंड फर्स्ट साइट हुआ है।
लेकिन ये बात कितनी अजीब सी है ना। तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है, वो भी ऐसे बंदे से जिससे तुम जानते भी नहीं हो। वो पहले थोड़ा झिझका लेकिन फिर वो मान गया। ये लड़के कितने आसान होते हैं, मुझे बस एक छोटा सा हेड देना पड़ा उसे, लेकिन अचानक से वो एकदम से रेडी हो गया। कितना फनी है। और ये सुनकर यूइची बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होता है। वो ये सोच रहा होता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था वो उससे प्यार में चला गया था, एंड उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो उसका नाम लेगा एक भली हुई भीड़ में भी तो वो उसके पास भाग कर आ जाएगी, लेकिन मेरे को तो कभी उसका नाम भी नहीं पता था। एंड यही हुआ था 5 साल पहले। अब क्या तुम मुझसे डिस्कस फील कर रही हो? जिसके रिप्लाई में मिदोरी बोलती है हाँ। और तभी यूइची बोलता है मुझे लोगों से नफरत है। और तभी मिदोरी पूछती है क्या सही में वो लोग हैं जिससे तुम्हें नफरत है? तो वो बोलता है मुझे खुद से नफरत है। एंड तभी वो बोलती है आई लाइक यू यूइची, आई लाइक यू। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था उस समय, लेकिन मुझे तुम अभी पसंद हो जैसे तुम अभी हो। और तभी यूइची उठकर जाने लगता है एंड वो जाते जाते बोलता है मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें हर्ट करूं। जहां वो चिल्लाते हुए उसे रोकते हुए बोलती है झूठ, तुम नहीं चाहते ना कि तुम हर्ट हो। और तभी वो लड़की बोलती है चलो उसे पॉटरी स्कूल चलते हैं जहाँ तुम ये काम किया करते थे। और तभी वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। जहाँ रास्ते में मिदोरी बोलती है ये काफ़ी अच्छा था ना? तो वो बोलता है हाँ ये काफ़ी अच्छा था। जहाँ वो लोग पॉटरी स्कूल घूम आते हैं एंड तभी वो एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। जहाँ यूइची बोलता है थैंक यू मुझे सुनने के लिए, समहाउ अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये एक प्रॉपर पूरा झूठ होता है। वो ये बर्डन को 5 सालों से लेकर घूम रहा होता है एंड जब उसका वेट अचानक से इतना ज़्यादा हैवी हो चुका होता है एंड पेनफुल हो चुका होता है कि अचानक से वो पूरा जम सा जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि उसका गिल्ट वही उसे आज तक जिंदा रख रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो रेल ट्रैक के बीच में खड़ा हुआ होता है। वो बिल्कुल भी चाह कर भी मूव नहीं कर पा रहा होता, मानो उसकी बॉडी जम सी गई हो पूरी तरह, अकेले बट गिल्ट में फंसा हुआ। तभी उसके अंदर से वो गिल्ट खा रही होती है उसे। एंड तभी अचानक से सामने से ट्रेन आने लगती है एंड उसके पास अब बस एक चीज़ बचा था और वो था टेरर। टेरर एक मीनिंगलेस लाइफ की और एक खाली फ्यूचर की। वो इतना सैड, इतना अकेला, इतना डरा हुआ होता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अरे तुम पागल हो क्या? वहाँ पर मिदोरी आ जाती है जो उसे देख लेती है, जो उसे डांटने लगती है। एंड तभी यूइची उसे देखता है एंड उसके पैरों को हकड़ लेता है और वो दोनों की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो रो रहा होता है और बोलता है मैं नहीं कर सका, आखिर समय पर मैं ये भी नहीं कर पाया। और वो ये बोलकर बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है। और तभी मिदोरी बोलती है तुम इतने हेडेक क्यों हो? और उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। जहाँ वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इमोशनल सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जहाँ मिदोरी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोते हुए बोलती है तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, बस मुझको इस तरह अकेला मत छोड़ना कभी भी। और तभी यूइची बोलता है और क्या पता मैं कोई ऐसी गड़बड़ फिर से कर दूँ जो कभी ठीक ना हो पाए। अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार देना। और फिर मिदोरी बोलती है चिंता मत करो, अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगी, इसलिए वापस भागने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो लोग घर तक साथ में एक स्माइल करते हुए जाते हैं एंड तभी यूइची उससे बोलता है मिदोरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी मिदोरी उसे देखकर स्माइल करते हुए बोलती है हाँ। एंड अब हम वापस से मेन सीन पे फोकस होते हैं जहाँ हमें बैडमिंटन टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है फाइनली, जहाँ यागुची का पैर अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है। एंड हम पुनपुन को देखते हैं जो कुछ बॉयज़ के साथ जा रहा होता है टूर्नामेंट को देखने के लिए, जहाँ वो बॉयज़ वही बातें कर रहे होते हैं कि कैसे यागुची को वो पसंद नहीं करते एंड कोमासू तो उसे मक्खी की तरह मसल देगा। एंड तभी पुनपुन आइको को देखता है और तभी अचानक आइको पुनपुन की तरफ देखती है। एंड अब हमें मैच दिखाया जाता है जहाँ यागुची स्टार्ट करता है एक बहुत ही तगड़े ब्लो के साथ
एंड धीरे धीरे मैच बहुत ही ज़्यादा घमासान हो जाती है और यागुची बहुत ही ज़्यादा लीड में होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो जीत जाएगा और कोमासू भी ये देखकर चौंक हो जाता है। और फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है एंड वापस से एक बहुत ही क्रेजी मैच चलता है और तभी कोमासू का एक मस्त सा शॉट जाता है, लेकिन पॉइंट यागुची को मिलने वाला होता है। लेकिन तभी वो बोलता है मैं क्लोज था लेकिन ये पॉइंट मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कट कर दिया था बीच में, तो हम फेयर ही खेलेंगे। और ये चीज़ उसके बहुत ही काइंड और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को शो करता है और दोनों कोमासू और यागुची आमने सामने खड़े होते हैं। कोई भी जीत सकता था ये मैच और ये सोचकर पुनपुन बस रोने ही वाला होता है। और तब याइको पुनपुन के पास आकर बोलती है तुम्हें क्या लगता है जो लोग डेट या प्यार में पड़ते हैं उनके बारे में? मुझे तो लगता है कि जिसके पास ऑलरेडी एक प्यार करने वाली फैमिली है उसका और प्यार चाहना तो ग्रीडीनेस है। फिर तुम चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों ना बन जाओ मगर तुम उनके लिए बस नॉर्मल रहोगे। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझे देखे। यागुची एक काफ़ी अच्छा लड़का है और बहुत काइंड और प्यारा है, मगर उसके पास भी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ वो मुझे छोड़कर जा सकता है। अगर मैं ना भी रहूँ तो वो खुश रहेगा मेरे बिना। और ये बोलकर आइको पुनपुन का हाथ पकड़ लेती है और फिर बोलती है इवेंचुअली मैं फिर अकेले पड़ जाऊँगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ पुनपुन? पुनपुन तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए अपनी फैमिली, अपने ड्रीम, अपना सब कुछ छोड़ सकते हो उसके लिए जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? जस्ट किडिंग, मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। मैं उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं एक ही सपना बार बार देखती हूँ कि मैं किसी का वेट कर रही हूँ बहुत समय से, एक अंधेरी सी बीच में। मैं किसी का तो वेट कर रही हूँ सालों से, डिकेड से, लेकिन फिर मुझे एक मिडिल एज वुमेन का चेहरा दिखता है जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और मैं भागकर उसके पास जाती हूँ और तभी मैं देखती हूँ कि वो मेरा ही रिफ्लेक्शन होता है पानी में। और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा सैड होती हूँ। उठने के बाद मैं जब सोचती हूँ कि हम अकेले ही होंगे जब हम मरेंगे, और ये सोचकर मुझे बड़ा डार्क फील होता है। और तभी आइको बोलती है क्या तुम्हें याद है वो ऐसे जो हम एलिमेंट्री स्कूल में लिखा करते थे? मैंने लिखा था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और मॉडल बनना चाहती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं चाहती थी उस समय कि सब मुझे जाने, मगर अब मुझे बस एक चाहिए, वो एक आदमी जो मेरे बारे में हर एक चीज़ जानता हो, ऊपर से नीचे तक। मुझे बस वो परफेक्ट वन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और अगर ये सपना सच हो जाए फिर मैं रेडी हूँ उसके लिए मरने के लिए भी। एंड तभी हम देखते हैं कि मैच के बीच में यागुची के पैर में स्प्रेन पड़ जाता है और वो कॉर्क डिफेंड नहीं कर पाता, जहाँ सीन आइको पे वापस से शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो बताती है कि यागुची ने उससे मैच के बाद एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया होता है एंड इसलिए यागुची चाहता था कि वो ज़रूर आए। मुझे पता है कि क्या चल रहा है, मगर मुझे पसंद नहीं है वो इतना कुछ जो भी कर रहा है। और इसलिए आइको ने उससे पूछा होता है कि तुम्हें ये मैच करने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। लेकिन यागुची ने हंस कर कहा ये तुम क्या बात कर रही हो? और तभी मैं समझ गई कि यागुची और हम दोनों बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं। तुम समझ रहे हो ना पुनपुन? उस दिन टाउन हॉल के सामने अपने कंधों में बैग लिए हुए वो अभी भी वेट कर रही है किसी ना किसी का जो उसे उठाकर ले चले। और तभी पुनपुन के दिमाग में लाइट जलती है। शायद आइको उसे उस प्रॉमिस के लिए माफ़ कर दे और हो सकता है शायद वो उसे बता दे कि वो उससे प्यार करती है अभी भी, और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मगर उसने यागुची के साथ प्रॉमिस करा होता है एंड वो उसे इग्नोर करके आइको को पाने के लिए मूव नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसे एक स्नेक बना देता और वो बस लॉजिकली ही सोच रहा था एंड इसलिए वो कोई भी मूव प्ले नहीं करता है। जहाँ वो दोनों अभी भी एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े हुए होते हैं
और पुनपुन आइको के हाथ को कस के ग्रिप कर लेता है। और तभी हम मैच के ऊपर वापस से फोकस करते हैं, जहां यागुची को दिखाया जाता है जिसके पैर पे अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके वजह से वो कोमासू से टूर्नामेंट हार जाता है। एंड सभी लड़के इवन कोचेज उसे घेर लेते हैं, उसके पैर की ट्रीटमेंट करते हैं, जहां वो अपने राइट लेग से काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया होता है एंड इसलिए उसके पैरों में वो जो वोंड होती है वो अब एक्टिव हो चुकी होती है। और तभी वो उस भीड़ में पुनपुन को देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे टच मत करो। और वो पुनपुन को देखकर बोलता है, हा पुनपुन, मैं हार गया, तुम जीत गए भाई। और ये बोलकर उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो टीयर्स में बर्स्ट कर जाता है। और किसी रीज़न के वजह से पुनपुन भी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। इनफैक्ट उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने यागुची से कुछ बहुत ही ज़्यादा कीमती छीन लिया हो, और ये बहुत कुछ था पुनपुन के लिए तो एटलीस्ट। जहाँ पुनपुन आइको के पास जाता है एंड उसे बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया तुम्हारे साथ कागोशिमा जाने का। और पुनपुन समझ आता है कि यही वो चीज़ है जो वो पिछले 2 सालों से उसे कहना चाह रहा होता है। और आइको बहुत ही अच्छे से स्माइल करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, फिर चलो अभी हम कागोशिमा चलते हैं साथ में। लेकिन फिर पुनपुन बहुत ही स्ट्रेन करते हुए बोलता है, जाओ यागुची को देख लो, उसे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। और ये बोलकर पुनपुन चुपचाप चल देता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है पीछे देखने के लिए, इसलिए वो चुपचाप से सामने देखते हुए चलता जाता है। और वो बाहर आकर स्नो में लेट जाता है, जहाँ वो गॉड उसे देखते हुए बोलते हैं, फिर से रोने वाले हो क्या? तो वो बोलता है नहीं। और फिर वो बोलता है, मगर तुम तो ऑलरेडी रो रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है पुनपुन को, जो बहुत ही बुरी तरह रो रहा होता है एंड वो रोते रोते बोलता है, नहीं मैं नहीं रो रहा। और गॉड बोलता है, हाँ हाँ, जहाँ वो रोते हुए बोलता है, गुड बाय आइको। और बस 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 यहीं पर ये वीडियो एंड करते हैं। अब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं रह गई है कि कंटिन्यू करूं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर रहा है एंड मेरे को भी ये पढ़ करके माइंड फक हो गया था बिल्कुल। तो तुम्हें भी वीडियो पसंद आई हुई होगी एंड अगर आई है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ अब रिव्यूज़ को, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी अमेजिंग था अगर देखे तो पिछले वीडियोस में। तो मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग के रिव्यूज़ ऑनेस्टली, तो मेरे को अपना रिएक्शन बताना सच्ची में। एंड अब मैं थक गया हूँ यार, तो एक्चुअली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आई है एंड उसका रीज़न काफ़ी बड़ी है लगभग। तो क्या हुआ ना कि बेसिकली ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मैंने इसमें 2 से 3 वॉल्यूम ही कवर कर दिया है इस पूरी वीडियो में। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी वीडियो है, बट मेरे को बहुत ही लंबा टाइम लग गया इसमें, क्योंकि 2-3 वॉल्यूम्स हैं एंड उसका स्क्रिप्ट बनाना एंड ऑल, तो वो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड हाँ, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, बट ये टाइम निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एंड इसलिए काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया वीडियोज़ में। बट हाँ, अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। एंड हाँ, चलो फिर मिलेंगे, जल्दी से मिलूँगा इस बार, तो फिर से मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।